हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये हम किस में पढ़ेंगे? आज के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सकें और नोट्स बना सके। ठीक है। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 9.5 पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके पहले प्रोटीन है, लेकिन पहले हम यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9.4 में क्या है? प्रोटीन है। 9.5 में पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, फिर उसके बाद 9.7 में फिर से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो 9.4 प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है 9.7 में, उसको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप इस पेज पर आ जाइए जहां पे 9.5 पॉलीसेकेराइड लिखा हुआ है। ओके, the acid insoluble pellet also has polysaccharides in bracket carbohydrates as another class of macromolecules। ठीक है, तो हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, और हमने ये भी देखा था कि ये जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट है, ठीक है, हमने क्या किया था? लिविंग टिश्यू को लेकर के मोटर एंड पेस्टल में लेकर के हमने वहां पे ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड में क्या किया था? वहां पे उसको ग्राइंड किया था। ठीक है, तो वहां पर हमको टू फ्रैक्शंस देखने को मिले थे। एक जो कि एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में, जो कि एसिड में नहीं घुला था चीज क्लॉथ से छानने पर, ठीक है, स्ट्रेन करने पर। और एक फ्रैक्शन वो मिला था जो कि एसिड सॉल्युबल था। तो एसिड सॉल्युबल में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे थे, और जितने भी मॉलिक्यूल जो है एसिड में नहीं सॉल्युबल थे, इनसॉल्युबल थे, उसको हम क्या कह रहे थे? एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में क्या आ रहा था? यहाँ पे हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड क्या है हम उसको पहले देखेंगे। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स जो है क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। दे आर दी थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो पॉलीसेकेराइड है ये क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड या फिर शुगर है। मोनोसेकेराइड को हम क्या कहते हैं? शुगर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड या शुगर का एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लूकोज। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये लिटरली क्या होते हैं? कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? जो कॉटन कपड़े होते हैं वो किससे बना हुआ होता है? धागे से बना हुआ होता है। तो ये इसी तरह से धागे में ही क्या होते हैं? अरेंज होते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इस पॉलीसेकेराइड में जो है यहाँ पे इस तरह से ग्लूकोज जो है क्या होता है? प्रेजेंट होगा। नॉट ओनली ग्लूकोज, मतलब कि जो मोनोसेक्राइड है या शुगर है वो यहाँ पे क्या होगा? एक एक करके यहाँ पे अरेंज होगा इस तरह से बहुत सारे चेन की तरह, और फिर ये क्या बनाएगा? पॉलीसेकेराइड बनाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड विच इज ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज का एग्जाम्पल दिया गया है कि सेल्यूलोज पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जो कि वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज से ही मिलकर के बना हुआ होता है, और वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, इससे हम इसको क्या कह रहे हैं? होमोपॉलीमर कह रहे हैं। ठीक है, अब इतने छोटे से पैराग्राफ में आपको जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड क्या है, शुगर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे होमोपॉलीमर वर्ड क्या है,
तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसी पॉलीसेकेराइड पैराग्राफ में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो, ये जो पॉलीसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड जो है इस तरह से धागे में अरेंज होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो वो जुड़ेंगे कैसे? तो दे जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक मोनोसेकेराइड है, यहाँ पे दूसरा मोनोसेकेराइड है, तो ये आपस में किस तरह से जुड़ेंगे? बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पॉलीसेकेराइड में अगर आप देखें तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है मोनोसेकेराइड्स के बीच में। और पॉलीसेकेराइड के क्या जो है कैरेक्टर्स हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन स्वीट, स्वीट नहीं होते, एक्ट एज अ स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं या तो स्टोरेज का काम करेंगे, एनर्जी स्टोर करने का काम करेंगे, या तो फिर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट का काम करेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा, तो वो शेप एंड स्ट्रक्चर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और ये आपको एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब हम समझेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एंड ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मोनोमर एंड पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर को आप जो है यहाँ पे मोनोसेकेराइड भी कह सकते हैं फॉर पॉलीसेकेराइड्स के लिए, ठीक है। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप जो है मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड वर्ड यूज करेंगे, बट इन जनरल अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोनोमर एंड पॉलीमर। तो देखो, मोनोमर क्या होता है, अ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल दैट कैन जॉइन विद अदर सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो मोनोमर है, और कार्बोहाइड्रेट के केस में ये जो मोनोसेकेराइड है, वो क्या है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि ज्वाइन होता है, ठीक है, अदर सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल से। जैसे कि यहाँ पे जो सेलुलोज है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज 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 सेम सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम तरह के मॉलिक्यूल से ही इस तरह से जुड़ करके पूरा का पूरा सेलुलोज बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया, गैलेक्टोज भी आ गया, इस तरह से। अभी हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब फिर आपको जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे मोनोमर का क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो जो भी स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉलीमर हो जाएंगे, ठीक है। अब और ये किससे मिलकर के बने हुए हैं, ग्लूकोज मोनोमर्स, ठीक है। अब ग्लूकोज ये सब शुगर्स भी होते हैं, तो इनको हम मोनोसेकेराइड भी कहेंगे। अब देखो, अमीनो एसिड भी यहाँ पे क्या होता है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो मोनोमर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, उनका यूनिट मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, आपका जो है शुगर होता है, प्लस नाइट्रोजिनस बेस होता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसको हम टुगेदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोमर ऑफ लिपिड्स। थिंक मोनो इज इक्वल टू वन स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक। तो मोनो मतलब क्या होता है, वन, अकेला, एंड स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो मोनोमर क्या है, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि अगर आप कोई दीवार बना रहे हैं, तो उसमें जो ईट ईट को जब आप यूज करेंगे, ठीक है, अब एक एक यूट ईट को ही आप यूज करेंगे, जोड़ते जाएंगे, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, दीवार बनेगा। तो वो जो अकेला वो जो ब्रिक है, वो जो ईट है, वो क्या है, मोनोमर है। और पूरा का पूरा वो जो दीवार है, जो कि सारे ईंटों के इस तरह से ज्वाइन करने से बना हुआ है, वो क्या है, पॉलीमर है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब पॉलीमर के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ मैनी मोनोमर्स। तो ये जो मोनोमर्स हैं, वो आपस में जो जुड़ रहे हैं, वो कैसे जुड़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं। और वो केमिकल बॉन्डिंग का नाम क्या है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट के केस में है तो उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर वो प्रोटीन के केस में है, अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, वो जस्ट उसको हम क्या कर दिए हैं, टर्न कर दिए हैं, टर्न द टेबल लाइक, ओके। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एक क्या है, पॉलीमर है, एंड पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। डीएनए एंड आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये जो डीएनए एंड आरएनए है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है।
lipids, polymer of fatty acid and cholesterol. Okay, not strictly polymer but formed from monomers. ठीक है, तो लिपिड जो है स्ट्रिक्टली पॉलीमर नहीं होता, इसके रीजन भी हमने पिछले क्लास में देखा था. ओके, लेकिन फिर भी ये मोनोमर से क्या होता है, फॉर्म होता है. एंड वो क्या है, मोनोमर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. थिंक पॉली मीन्स मैनी, बिग मॉलिक्यूल. यहाँ तक बात समझ में आया कि मोनोमर एंड पॉलीमर क्या है. अब सेम चीज अगर वो कार्बोहाइड्रेट के केस में हो तो वो मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड हो जाता है. ठीक है, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर होता है. ठीक है, ये जो सेकेराइड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है. तो मोनो मतलब कि सिंगल शुगर सिंपल वहां पे प्रेजेंट होगा. एंड पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर्स वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. यहाँ तक बात समझ में आई. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर. ठीक है, होमोपॉलीमर वर्ड है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पे, हेट्रोपॉलीमर. तो वो दोनों क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर टाइप दिया गया है. तो होमोपॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ जो है मोनोमर प्रेजेंट होंगे. एंड हेट्रोपॉलीमर टू और मोर. इसका मतलब जो होमोपॉलीमर है वो सिंगल एक ही यूनिट से वो मिलकर के बने हुए होते हैं. लेकिन हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड काइटिन. तो जैसे सेल्यूलोज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जो यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो है ग्लूकोज ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उन्हीं के बीच ही बॉन्डिंग होगा, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए हम इन सबको क्या कह रहे हैं, होमोपॉलीमर कह रहे हैं. यहाँ तक बात समझ में आई. ओके, अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, डीएनए, आरएनए एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, वहां पर भी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की बात करें तो हम अभी आगे क्लास में देखेंगे कि हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है. और ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 प्लस अमीनो एसिड 3, इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर के जो है एक प्रोटीन फॉर्म होता है. तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से डीएनए एंड आरएनए का भी केस है. नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो होमोपॉलीमर में रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज से फॉर्म है. तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, वहां पे ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है यूनिट है उसका वो आपको जो है रिपीटेशन देखने को मिलेगा. हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे. जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से. यहाँ तक बात समझ में आई ना. अब हम यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट दिया गया है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. अब जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन ये सब आ गए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे. यहाँ तक बात समझ में आई. तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन है उससे मिलकर के जो है ये कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है. यूजुअली इन द रेशियो ऑफ CHO विच इज 1:2:1. तो जो भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे, किसमें होंगे, कार्बोहाइड्रेट में होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, 1:2:1 होगा. ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, CnH2O एंड ब्रैकेट में N. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड. सेकेराइड मीन्स शुगर और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके बारे में जो है आप केमिस्ट्री है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप वहां पर भी एक बार फिर से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. यहाँ तक बात समझ में आई. ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड. डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड के बीच में ऑलिगोसेकेराइड भी होता है. ठीक है, तो देखो केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड का क्या है यहाँ पे, C6H12O6. तो क्या वो जो है इस फॉर्मूले में बैठ रहा है. अब देखो यहाँ पे CnH2ON, तो यहाँ पे जो N है इसके जगह पे हम लोग को क्या रखना रहता है, नंबर रखना रहता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर क्या है, ओके, N=6 अगर हम लें तो और N इज, ठीक है, N=6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6. एंड H की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, 6 × 2, तो H12 हो जाएगा. एंड O × 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C
ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला में फिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड है, तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबका जो है C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला होता है, इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, किसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। यहाँ तक बात समझ में आई? डाइसेक्राइड की बात करें, अच्छा, तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं तो वो सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम डाइसेक्राइड पर आते हैं तो वहां पे जो है क्या हो जाता है, जो भी हमारा जो शुगर है वो कितना हो जाता है, ठीक है। डाई मीन्स कितना होता है, 2, सेक्राइड्स मीन्स शुगर, 2 शुगर्स यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो ये जो माल्टोज है वो किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, तो दोनों आपस में ज्वाइन हुए, दो ग्लूकोज जो है और वहां पे माल्टोज बना, दैट इज दी डाइसेक्राइड। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ है, लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स है डाइसेक्राइड के, कि माल्टोज किससे बना है, सुक्रोज किससे बना है, तो ये जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ओलिगोसेक्राइड आता है, जिसमें कि आपको 8 to 10 जो है आपको शुगर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। अब अगर वो मोर देन 10 है, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड कहेंगे, और पॉलीसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो इनका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, C6H10O5 एंड इन ब्रैकेट N। तो N में आप जो है यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंटू करते जाएंगे और आपको जो है केमिकल फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड हो जाएंगे। कौन, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये जो डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड में एग्जाम्पल माल्टोज एंड सुक्रोज का है। तो माल्टोज जो है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एडिशन से बन रहा है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के एक एक मॉलिक्यूल के एडिशन से बन रहा है। तो यहाँ पे जरूर जो है केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है, तो उस बॉन्ड का क्या नाम हमने देखा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हम आगे वही देखने वाले हैं कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो C6H12O6 ये क्या है, मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका अगर आप ओपन स्ट्रक्चर देखें, किसका, हम यहाँ पे ग्लूकोज का देखने वाले हैं, किसका देखने वाले हैं, ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से हम इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो इसका जो है इस तरह से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज द ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे CHO, ये जो है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसीलिए हम ग्लूकोज को एल्डोज ग्रुप में भी क्या करते हैं, रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है। अगर हम वहीं पे फ्रक्टोज की बात करें, किसकी बात करें, फ्रक्टोज के ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी भी आपको इस तरह का बॉन्ड दिखे तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप या फिर कीटो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज में आपको यहाँ पे जो है कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि ग्लूकोज में आपको जो है कौन सा देखने को मिलेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप यस, एल्डिहाइड ग्रुप जो है देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6, लेकिन अगर आप उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे वो पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ग्लूकोज में आपको एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पर ये जो भी मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो एक जो रिंग टाइप है वो है पायरेनोज रिंग, और एक जो रिंग टाइप है वो है प्यूरेनोज। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पायरेनोज रिंग कैसे फॉर्म होता है। तो देखो,
पायरेनोज रिंग यूजुअली ये जो ग्लूकोज है वो जो है फॉर्म करते हैं, और पायरेनोज रिंग में आपको जो है 6 मेंबर जो है देखने को मिलेगा रिंग के अंदर, ठीक है। फ्यूरेनोज रिंग में आपको 5 मेंबर्स देखने को मिलेंगे रिंग के अंदर। अब हम वही चीज यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो OH है और ये जो CO बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस देखने को मिलेगा जिसके थ्रू जो है नॉट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसके थ्रू ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। अब देखो, इसको यहाँ पे इस तरह से मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो खींच करके यहाँ पे क्या होता है माइनस, और ये जो है प्लस, ठीक है। अब ये जो OH है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है मोर, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन से भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H+ और ये O-। तो अब ये जो O निगेटिव है, ये यहाँ पे जो C+ है उसके ऊपर यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, और ये हाइड्रोजन निगेटिव पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन ही प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है एक और कार्बन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे ये जो आपको ये जो कोना दिख रहा है, यहाँ पर भी जो है कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो अब यहाँ पे ये जो ये जो पिंक ऑक्सीजन है and ये जो कार्बन है, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू ऑक्सीजन है, तो वहां पे जो है वो जो पिंक हाइड्रोजन है वो आकर के यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो कार्बन ये जो रिंग है, इसमें जो है आपको 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, और ये क्या है, पायरेनोज रिंग। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अल्फा डी, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज, तो अल्फा कार्बन, नॉट अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, तो इसको हम क्या क्या नाम दे रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा एंड बीटा। तो देखो, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो अल्फा वाले जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है जो OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कहाँ है, नीचे की तरफ। कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक है। और जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, अपर साइड पे वो क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि कभी भी अगर आप इस एनोमेरिक कार्बन में जो है, एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है क्या, कि जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप था पहले, ठीक है। तो उस कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो जो है अगर नीचे की तरफ है, तो वो हमेशा अल्फा से उसका नाम स्टार्ट होगा, वो अल्फा होगा। एंड अगर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो उसको हम बीटा का नाम देंगे, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। अल्फा बीटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे ना, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो हम अभी देखेंगे कि अल्फा एंड बीटा का हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं फ्यूरेनोज रिंग में क्या हो रहा है। अब फ्यूरेनोज रिंग जो है फ्रक्टोज जो है फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फिर से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये O निगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगा C+ पे, कार्बन प्लस पे, ठीक है, ये इस तरह से अटैक करेगा। अब ये अटैक करने के बाद ये जो कार्बन एंड पिंक जो ऑक्सीजन है उसके बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो पिंक हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है फ्रक्टोफ्यूरेनोज जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो रिंग के अंदर जो है आपको सिर्फ 5 मेंबर्स देखने को
मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या है, 6 है। कार्बन कैसे 6 है, देखो, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसको अल्फा का नाम दे रहे हैं, और अगर यही जो है ऊपर होता तो मैं इसको बीटा का नाम देते। यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरह से पायरेनोज रिंग एंड फ्यूरेनोज रिंग जो है फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, जब केमिस्ट्री में आप जब आई थिंक 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को और डिटेल से आपको पढ़ना है। मैं तो बस यहाँ पे आपको जो काम की चीजें हैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वो कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे माल्टोज का एग्जांपल लिया गया है। माल्टोज का के जो मोनोमर्स हैं, या फिर आप यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स भी कह सकते हैं, तो वो ग्लूकोज यूनिट से क्या होता है, मिलकर के बनता है, टू ग्लूकोज यूनिट। अब इनका जो बॉन्ड होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसका नाम क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब तो ठीक है, कोई बॉन्ड बन रहा है वहां पे, ठीक है। अब ये अल्फा 1,4 का मतलब क्या है, देखो, वन ग्लूकोज C1 विच इज एनोमेरिक कार्बन लिंक्स टू, ठीक है, ज्वाइन होगा टू C4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। तो फर्स्ट जो ग्लूकोज है उसका जो है C1 कार्बन फर्स्ट, मतलब कि एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, जो कि फंक्शनल ग्रुप था पहले, ठीक है। और वो लिंक होगा किसके, C4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। तो सेकेंड ग्लूकोज से क्या होगा, C4 कार्बन से लिंक्ड होगा। तो देखो, दिस इज द ग्लूकोज नंबर 1 एंड दिस इज द ग्लूकोज नंबर 2, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ये जो है फर्स्ट कार्बन होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यहाँ पे ये जो CH2OH जो जुड़ा होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जो सेकंड नंबर का ग्लूकोज है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे ये जो CH2OH जो यहाँ पे लगा होता है, वो जो क्या हो गया, 6 कार्बन हो जाएगा। अब दोनों के दोनों यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है। कैसे पता चला कि वो अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट कार्बन है उसका जो OH है वो इधर नीचे है, और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसमें भी ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो क्या है, नीचे है। तो ये इसलिए दोनों के दोनों क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब देखो, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन के प्रोसेस का मतलब क्या होता है, H2O का रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे -H2O आप लिख सकते हैं। -H2O का मतलब अलग से यहाँ पे जो है H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, इस तरह से जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये आपको जो है इस तरह का बॉन्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, और इसी का नाम यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वन मतलब कि जो फर्स्ट कार्बन है उसका जो है फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन, सेकेंड का जो है फोर्थ कार्बन, ठीक है। उन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, और दोनों के दोनों जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है, तो यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये कहाँ पे बनता है, माल्टोज विच इज अ डाइसेकेराइड। यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरह से हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। और आपको माल्टोज डाइसेकेराइड है ये भी याद करना है, ठीक है। वो जो है 2 यूनिट्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, आपको ये भी याद करना है। उसका जो बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। ये जो है केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। और ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका मतलब क्या है, ये भी आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब हम इसी को सुक्रोज में देखते हैं। देखो, ये जो सुक्रोज है यहाँ पे इसका मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज कंट्रीब्यूट्स अल्फा C1 कार्बन, ठीक है, एंड फ्रक्टोज कंट्रीब्यूट बीटा C2 कार्बन। यहाँ तक बात समझ में आई? और दोनों के दोनों कैसे हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अब देखो, अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी ग्लूकोज है उसका जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें उसमें जो है OH ग्रुप क्या होगा, नीचे में होगा। और फ्रक्टोज कंट्रीब्यूट बीटा C2 का मतलब क्या है कि जो फ्रक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, ऊपर के साइड पे होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, पहले हम बॉन्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, इसी को हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब बीटा डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है आप इस तरह से देखेंगे, इसका अगर हम नंबरिंग करें, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हमें जो है बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो क्या हो गया है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लेन के ऊपर, और CH2OH जो है यहाँ पे नीचे हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसी होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, CH2OH। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो बॉन्ड किसके किसके बीच बनना है, ये जो C1 कार्बन है एंड ये जो C2 कार्बन है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में बनना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ का ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है और ये जो OH ग्रुप है, इन दोनों के बीच जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो है C1 कार्बन एंड ये जो C2 कार्बन है किसका, फ्रक्टोज का, उसके बीच जो है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो पूरा का पूरा जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा वन, यानी कि ग्लूकोज का जो है वो अल्फा वन एंड फ्रक्टोज का क्या है यहाँ पे बीटा टू। ठीक है, बीटा और सेकेंड कार्बन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको सुक्रोज में देखने को मिलता है। अब देखो दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शुगर जो है नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो जैसे कि अब एनोमेरिक कार्बन हम किसको कह रहे थे, जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन जो है इससे ऐड होकर के यहाँ पे जो है बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है रिंग में, उसी को हम यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन में कार्बन के नीचे जो OH ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, जैसे कि आप माल्टोज में ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सेकेंड वाले में। ठीक है, ये क्या है, एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन है, उसके नीचे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं जो है बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मुझे ये हाइड्रोजन से बोलेगा कि मुझे जो है अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस कर दे और तू जा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद ये O निगेटिव हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा, फिर ये किसी और को देखेगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग कह लें आप, या फिर आप कह लें इसको रिएक्टिव कह लें। ठीक है, तो माल्टोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, वो रिएक्ट करेगा। लेकिन सुक्रोज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सुक्रोज में जो कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप से अटैच था, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में, एंड फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोनों के दोनों बिजी हो गए हैं आपस में बॉन्ड बनाने में। ठीक है, यहाँ का जो C1 कार्बन एंड C2 कार्बन है, यहाँ पे जो भी OH ग्रुप्स लगे हुए थे, वो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, बिजी हो गए हैं आपस में कार्बन बनाने में, आपस में बॉन्ड बनाने में। तो अब जो है यहाँ पे कोई कोई भी आ जाए, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आ जाए, तो उससे वो क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेंगे। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेंगे, इसीलिए हम सुक्रोज को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब देखो जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड लाइट एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो लीव्स हैं, अब यहाँ पे क्या है, पूरा पेड़ है, ये ब्रांचेस हैं, तो लीव्स से जो है खाने को पूरे रूट्स तक, पूरे अदर ब्रांचेस में भी आपको क्या करना होता है, सेंड करना होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी वहां पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है उसको वो क्या करते हैं, सुक्रोज में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, अब जो है सुक्रोज यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब जो खाने को सुक्रोज फॉर्म में ही वो प्लांट, अदर प्लांट बॉडी तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। क्यों, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। अगर यहीं पे वो माल्टोज बना ले या गैलेक्टोज बना ले जो कि रिड्यूसिंग होता है, तो जैसे लीफ से वो अदर ब्रांच में जा रहा है, ठीक है, अब बीच में उसको कोई अदर कंपाउंड मिल गया, तो वो उसी से ही क्या हो जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा। ठीक है, अटक जाएगा। तो जैसे रूट्स तक उनको खाना पहुंचाना था, तो रूट्स तक खाना पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सुक्रोज को लेते हैं, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि वहां पे रिएक्ट करने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं होती है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके,
अब गैलेक्टोज की बात करें तो मोनोमर यहाँ पे गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। बॉन्ड जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका मतलब गैलेक्टोज का बीटा C1 एंड बॉन्ड्स विद ग्लूकोज C4। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बॉन्ड है, जैसे सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड है, गैलेक्टोज में कौन सा बॉन्ड है, और उस बॉन्ड का क्या मीनिंग है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉलीसेकेराइड है वो कैसे जो है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड या शुगर्स हैं, ठीक है, जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, लेट्स रीड इट। द एसिड insoluble pellet also has polysaccharide, yes, for example यहाँ पे क्या दिया है, carbohydrate as another class of macromolecules. Polysaccharides are long chains of sugars. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharide as a building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज का एग्जाम्पल दिया गया है कि सेल्यूलोज जो है एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है और एक ऐसा होता है होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज यूनिट ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर के इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। नाउ, cellulose is a homopolymer. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue. अब देखो, ये जो स्टार्च होता है वो आपको प्लांट टिश्यू में देखने को मिलेगा एज ए स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, और एनिमल्स के पास जो है ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो स्टार्च है वो कहाँ पे होगा? प्लांट टिश्यू में होगा, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि प्लांट को जो है जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल्स में जो है स्टार्च की तरह ही ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ये भी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, एनिमल स्टार्च इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब भी एनिमल्स में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वहां पे क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जा रहा है और ये हाईली ब्रांच्ड होता है। ओके। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे जो इन्यूलिन एक पॉलीमर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड यहाँ पे दिया गया है इन्यूलिन, जो कि फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और या इसी को और कह सकते हैं, फ्रक्टोज इज द मोनोमर ऑफ इन्यूलिन। ओके। नाउ, in a polysaccharide chain, say glycogen, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end. It has branches as shown in the form of carbon, figure 9.2. ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड चेन हम फिगर 9.2 में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? फिगर 9.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोटीन, सॉरी, पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जो राइट एंड है वो क्या है? रिड्यूसिंग या रिएक्टिव है, एंड लेफ्ट एंड जो है नॉन रिड्यूसिंग या नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? फिगर 9.2, ये क्या है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द मेन चेन। और ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? ब्रांच्ड है। ठीक है, इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून फिगर 9.2। अब देखो यहाँ पे दिस इज द मेन चेन, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्या है? ब्रांचेस जो है निकले हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ग्लाइकोजन जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो राइट एंड है, जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग मतलब कि रिएक्ट करेगा चीजों से। और जो लेफ्ट एंड है वो क्या होगा? यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग होगा, जो कि नॉन रिएक्टिव होगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लिंकेज की बात करें, ग्लाइकोसिडिक लिंक की या फिर बॉन्ड की बात करें, तो आपको अल्फा 1,4 बॉन्ड्स इन द मेन चेन आपको देखने को मिलेगा, एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड 8 ब्रांच पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द मेन चेन। ठीक है, ये क्या है? मेन चेन है। अब मेन चेन के बारे में जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिखाया गया है तो देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स कार्बन। ओके, आप भी जो है वहां पे नेमिंग कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन में नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ है तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
अब देखो अल्फा 1,4 बॉन्ड यहाँ पे कैसे है? अब ये क्या है? दिस इज दी आप कह लें, ठीक है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। दिस इज दी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज दी सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये उसका फर्स्ट कार्बन है, और ये जो सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये उसका कौन सा कार्बन है? फोर्थ कार्बन। अब फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेन चेन में यहाँ पे अल्फा 1,4 बॉन्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन वहीं पे अगर हम ब्रांच की बात करें, देखो यहाँ पे ये मेन है और यहाँ से ये ब्रांच निकला हुआ है, तो यहाँ पास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे आपको अल्फा 1,6 बॉन्ड 8 ब्रांच पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो एक ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड वाले ग्लूकोज का आपको जो है 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला जो ग्लूकोज है इसमें ये यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स कार्बन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? एंड इस ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है? ये ब्रांच निकला हुआ है। इस ग्लूकोज की बात करें तो दिस इज दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ पे जो है CH2OH करके यहाँ पे होगा, वो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज दी फर्स्ट कार्बन, दिस इज दी 6 कार्बन। अब ये जो CH2OH इस तरह से इसके पास क्या था? ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से सर CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो OH है और यहाँ पे जो नीचे में OH है उसके बीच कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल क्या हुआ? रिमूव हुआ। अब H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन के बीच में आपको जो है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस फिगर 9.2 कि किस तरह से यहाँ पे लिंकेज जो है प्रेजेंट है मेन चेन में एंड जो ब्रांचेस हैं वहां पर। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोजन है विच इज अ एनिमल स्टार्च, ठीक है, एनिमल को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे अल्फा 1,4 बॉन्ड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन मेन चेन में देखने को मिलता है एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड एट ब्रांच पॉइंट पे देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ तो यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, अच्छा, वो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग वाला हमने छोड़ दिया था। अब देखो ये क्या है? राइट एंड, दिस इज द राइट एंड। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, रिएक्टिव होता है। अब देखो ये क्या है? फर्स्ट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन आप कह सकते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होगा? किसी से भी वो रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए राइट एंड को रिड्यूसिंग कहा गया है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है आपको जो भी वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा तो उसका जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो क्या होगा? अटैच्ड होगा। ठीक है, वो जो है वहां पे जुड़ा हुआ होगा, बॉन्ड ऑलरेडी वो फॉर्म हुआ होगा। इसीलिए जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग कंसीडर करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, कि राइट एंड में राइट एंड एंड लेफ्ट एंड क्यों जो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, चलो अब यहाँ पे ये जो 3 लाइन है इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है इसको हम 2 टाइप्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टोरेज एंड एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो स्टोरेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? यूज टू स्टोर एनर्जी। तो एनर्जी अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तभी भी वो जो है तो पहले तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी में, ठीक है, पहले आपको जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी में वो तो यूज होगा, लेकिन अगर वहां पे एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा खाना है तो उसको वो क्या करेगा? अ, जो भी ग्लूकोज है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो स्टोर करके रख देगा। फिर जब भी आप जो है आपको जब भूख लगेगी, जब आपके पास खाना नहीं होगा, तो आपकी बॉडी जो है उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यूज टू स्टोर एनर्जी। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में आपको स्टार्च देखने को मिलता है प्लांट्स में एंड ग्लाइकोजन देखने को मिलता है एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, तो स्टार्च की बात हम यहाँ पे करते हैं, फाउंड इन सीड्स, ट्यूबर्स, फॉर एग्जांपल इन पोटैटोज। ठीक है, मेड अप ऑफ एमाइलोज अनब्रांच्ड हेलिक्स एंड एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो आपको वो स्टार्च जो है आपको 2 तरीके से बना हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एमाइलोज पार्ट होता है जो कि अनब्रांच्ड होता है, एमाइलोपेक्टिन पार्ट होता है जो कि ब्रांच होता है। ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड।
ग्लाइकोजन की बात करें, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, तो ये जो ग्लाइकोजन है, जो भी आप एक्सेस खाना अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके लीवर एंड मसल्स में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है। हाईली ब्रांच्ड मोर देन स्टार्च, ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है मोर देन स्टार्च, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। लिंकेज तो हमने देखा, अल्फा 1,4 इन मेन चेन एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन ब्रांच पॉइंट। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की, तो ये क्या करता है, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, तो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एग्जांपल है सेल्यूलोज का एंड काइटिन का। ठीक है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो आपको प्लांट्स के सेल वॉल में देखने को मिलेगा, विच इज अ होमोपॉलीमर। ओके। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, तो सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अर्थ में पाया जाने वाला। अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनब्रांच्ड होगा, ये बिल्कुल भी ब्रांच नहीं होगा, एंड ये बीटा ग्लूकोज यूनिट से सब यूनिट से मिलकर के बना होगा। लिंकेज की बात करें, बीटा 1,4 लिंकेजेस मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक सेल्यूलेज एंजाइम, तो देखो जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है, और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो है ये सेल्यूलोज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए जो सेल्यूलोज होता है वो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ काइटिन जो है आपको फंजाई एंड ऑर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा, फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है। तो ये जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है उसमें वो भी किससे मिलकर के बना हुआ होता है, काइटिन से ही मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो है एनसीईआरटी की ही बातें हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। ओके। और जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उनमें जो है आपको देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट हो गए, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स एंड कॉकरोचेस हो गए। ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल, यस। काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इट्स बिल्डिंग ब्लॉक इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है, तो जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से ये मिलकर के बना हुआ होता है काइटिन जो है, इट इज अ स्ट्रक्चरल होमोपॉलीमर। ठीक है, तो ये भी क्या है, होमोपॉलीमर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम जो है सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बीच में जो है एक कंपैरेटिव टेबल लेकर के आए हैं, जो आपको एनसीईआरटी में ही कहीं पर आप बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप वहां पर लिख सकते हैं। स्टोर्स की बात करें तो सेल्यूलोज आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, एमाइलोज, ये जो स्टार्च है यहाँ पे एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये भी आपको प्लांट में, ये भी प्लांट में देखने को मिलेगा, एंड ग्लाइकोजन जो है आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगी। सब यूनिट्स की बात करें, सेल्यूलोज जो है बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, एंड जो रेस्ट है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ये अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। बॉन्ड्स की बात करें, सेल्यूलोज में आपको बीटा 1,4, पूरा आप लिख लीजिए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आपको देखने को मिलता है। अब स्टार्च में आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमाइलोज है उसमें 1,4, एंड एमाइलोपेक्टिन है उसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन की बात करें तो अल्फा 1,4 इन मेन चेन एंड अल्फा 1,6 इन ब्रांच्ड पॉइंट। ओके। ब्रांचेस की बात करें तो सेल्यूलोज में कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा, एमाइलोज में भी ब्रांच नहीं होगा, एमाइलोपेक्टिन में होगा ब्रांच। ठीक है, पर 20 सब यूनिट, मतलब कि यहाँ पे जो है क्या होगा, 1 सब यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से 20 सब यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे। फिर ये जो 20 सब यूनिट है वहां पर जो है आपको ब्रांच जो है देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन की बात करें तो पर 10 सब यूनिट, तो मतलब कि हर 10 सब यूनिट के बाद में आपको जो है यहाँ पे ब्रांच जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है हाईली ब्रांच होता है मोर देन स्टार्च। डायग्राम, ठीक है, तो आपको जो है डायग्राम इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेल्यूलोज का, एमाइलोज का, एमाइलोपेक्टिन में आपको जो है इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा, इन ग्लाइकोजन में भी। अब देखो शेप की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज में आपको इस तरह से लीनियर शेप जो है देखने को मिलेगा, एमाइलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच है ही, और ग्लाइकोजन भी आपको ब्रांच इस तरह से देखने को मिलेगा, और वो एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा यहाँ पे ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच पॉलीसेकेराइड। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स रीड फॉरवर्ड। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे राइट एंड जो है रिड्यूसिंग एंड है, लेफ्ट एंड जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड है। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ, ओके, फिगर 9.2, तो ये हमने देख लिया। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, in fact starch can hold
iodine molecule, I2 molecule in the helical portion. The starch and I2 complex is blue in color. ठीक है? Cellulose does not contain complex helix and hence cannot hold iodine molecule. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टार्च है इ- इनमें क्या होता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब हम किसी केमिकल से जब हम रिएक्ट कराते हैं, वहां पे डालते हैं, तो वो क्या करता है, I2 मॉलिक्यूल को, आयोडीन मॉलिक्यूल को क्या करता है, वहां पे होल्ड करता है अपने ये जो हेलिक्स है इसमें। अब वो होल्ड करता है, इसका मतलब वहां पे स्टार्च एंड आयोडीन का यहाँ पे क्या बना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जो कि ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा। लेकिन यहीं पे अगर हम सेल्यूलोज की बात करें, तो सेल्यूलोज में जो है आपको इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिक्स, हेंस कैन नॉट होल्ड I2, नो कलर। अब यहाँ पे ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जो है रिटेन होगा ही नहीं, वहां पे प्रेजेंट होगा ही नहीं, होल्ड होगा ही नहीं, तो वहां पे कोई भी कलर नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? सो पॉलीसेकेराइड क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये जो इन्युलिन है दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हमेशा इन्युलिन को क्या करते हैं, इंसुलिन से जो है कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्युलिन यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है, जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, और इंसुलिन जो है वहां पे वो हार्मोन होता है। ठीक है, चलो। Plant cell walls are made up of cellulose. Yes. Paper made from plant pulp and cotton fibers is cellulose. ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। एंड जो जो भी पेपर होता है, जो कि प्लांट पल्प से फॉर्म होता है, एंड जो कॉटन फाइबर होते हैं, वो भी सेल्यूलोज के ही बने हुए होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, तो नेचर में जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं। They have a building blocks, amino sugars and chemically modified sugars. अब ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, उनमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे किससे है, मोनोमर से। ठीक है, तो वहां पे आपको जो है अमीनो शुगर और जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर है वो आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में आपको अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, वहां पे अमाइन ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है अदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के। ठीक है, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है, फॉर एग्जांपल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। ओके, तो काइटिन यहाँ पे जो है यहाँ पे किसका बना हुआ था, काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का जो है बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ these complex polysaccharides are mostly homopolymers। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं वो मोस्टली क्या है, होमोपॉलीमर हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो है होमोपॉलीमर होते हैं, हेट्रोपॉलीमर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, होमोपॉलीमर होना चाहिए। ठीक है, बच्चे यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज ये कर जाते हैं कि अरे ये तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, इसका मतलब इसमें जो सिंपल, ठीक है, जो सिंगल जो मोनोमर है वो रिपीट तो नहीं हो रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब कि हेट्रो, वहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए वो हेट्रोपॉलीमर में क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं 9.6 में, न्यूक्लिक एसिड में। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है, जो आपको एसिड इंसॉल्युबल पैलेट या एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलता है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है, लेकिन हम स्पेसिफिकली उसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, together with polysaccharides and polynucleotides, these comprise the true macromolecule fraction of any living tissue or cell। तो कोई भी जो लिविंग टिश्यू है या फिर सेल है, ठीक है, तो उसके मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन की बात करें तो आपको जो है वहां पे पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में वही जो ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ, ठीक है, आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोटीन्स होंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे पेप्टाइड
ठीक है, और वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैक्रोमोलेक्यूल फ्रैक्शन है वो आपको लिविंग टिश्यू के एसिड इंसॉल्युबल पैलेट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए जो है जो न्यूक्लियोटाइड होता है वही क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पॉली न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। A nucleotide has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, the second is the monosaccharide, and the third is the phosphoric acid or phosphate group. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें आपको थ्री कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपका आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। अब ये किससे मिलकर के बने हैं, डीएनए एंड आरएनए जो है उनका यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ है, देखो, एक होगा नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज द जो हम कह रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड इज द शुगर। ठीक है, डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, कि अब ये तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब देखो, as you notice in figure 9.1, the heterocyclic compounds in the nucleic acids are nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine। ठीक है, तो फिगर 9.1 में हमने देखा था कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उसके बारे में, जैसे कि अगर आप पेज नंबर 106, जो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे आपको जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में देखने को मिलेगा, और वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है कि वहां पर आपको जो है रिंग में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस को हमने जो है पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल जो है आपको देखने को मिलता है, प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस पर शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो उसका हमने, और कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, तो उसके हमने नाम देखे थे इस पेज नंबर 106 में। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वहां पे नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आता है, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिफाइड होता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और यही जो न्यूक्लियोटाइड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका हो जाता है, डीएनए एंड आरएनए का, मेड ओनली ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नॉट न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो ये चीज हमने पहले ही देख चुकी है। Now, adenine and guanine are substituted purines while the rest are substituted pyrimidines। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एडेनिन एंड guanine है वो प्यूरिन्स हैं, एंड बाकी जो है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल वो पायरिमिडिन्स हैं। The skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotide is either ribose, a monosaccharide, pentose or 2' डीऑक्सी। ठीक है, ओके, अब हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, देखो, अब ये जो आरएनए एंड डीएनए है, तो आरएनए में हमने तो देखा कि आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा एंड शुगर होगा। अब देखो, ये जो आरएनए है इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपको एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन देखने को मिलेगा, और ये जो डीएनए है उसमें आपको नाइट्रोजनस कौन कौन देखने को मिलेगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन देखने को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होंगे। अब यहाँ पे जो शुगर है उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखो, अब यहाँ पे जो है आपको राइबोस देखने को मिलेगा, जिसको जिसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, पिंटोस, पॉलीसेकेराइड पेंटोस। ठीक है, अब देखो, ये जो राइबोज है इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, एंड सेकंड कार्बन पे यहाँ पे जो है ये OH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, एंड थर्ड OH ग्रुप, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो दिस इज द राइबोस। अब डीएनए के शुगर की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको डीऑक्सी राइबोस देखने को मिलेगा, विच इज द 2' डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पे आप जो है पूरा पूरा नाम लिख सकते हैं, 2' डीऑक्सी राइबोस। अब देखो, this is the first carbon, this is the second, third, fourth and fifth carbon. Okay,
5 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे सेकंड में आपको जो है OH ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसीलिए यहाँ पे जो है 2 प्राइम मतलब कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन को दिखाया जा रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज कि वहां पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो आरएनए एंड डीएनए में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि आरएनए में जो है थाइमीन की जगह यूरेसिल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और आरएनए में जो है जो सेकेंड पोजीशन है, जो 2 प्राइम है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ओएच ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है और डीएनए में जो 2 प्राइम पोजीशन है वहां पे जो है ओएच ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए व्हिच यू कैन राइट इट डाउन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid DNA, while that which contain ribose is called ribonucleic acid RNA। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है डीएनए का, तो डीएनए का यहाँ इसके स्ट्रक्चर से ही नाम निकलेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राइबोज है इसमें आपको 2 प्राइम सेकेंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो आरएनए को हम क्या कहते हैं? मोस्ट रिएक्टिव कहते हैं, ठीक है। और इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 प्राइम जो पोजीशन है वहां पे ओएच ग्रुप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर ज्यादा ओएच ग्रुप है तो वो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? म्यूटेशन होगा, ठीक है। और वहीं पे जो है जो डीएनए होता है वहां पे 2 प्राइम जो पोजीशन है वहां पे जो है ओएच ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ पे ओवरऑल ओएच ग्रुप की कमी है, तो ये जो है लेस रिएक्टिव होता है एंड मोर स्टेबल होता है। दैट इज वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आरएनए भी है लेकिन वो कंपेरेटिवली लेस ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आया? ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटीन 9.4। अब यहाँ पर आ जाइए। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर 9.3, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम और क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीसेकेराइड्स कह रहे हैं, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम क्या कह रहे थे? पॉली न्यूक्लियोटाइड कह रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो प्रोटीन्स है इसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड। चलो तो हम इसी को अब यहाँ पे देखेंगे क्यों इनको हम पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर। तो प्रोटीन्स क्या है? बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं और आपस में ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलो अब हम पहले उसी पेप्टाइड बॉन्ड को ही देख लेते हैं। देखो, अमीनो एसिड के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक यहाँ पे सेंट्रल कार्बन होता है, ठीक है। वहां पे जो है 4 ग्रुप जो है यहाँ पे लगे हुए होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? एक होता है यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, एक होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक होता है यहाँ पे अमीनो ग्रुप और एक होता है यहाँ पे क्या? आर ग्रुप, ठीक है। और ये जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। आर इज इक्वल टू एच भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने इतने सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। दैट इज द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? ये जो आर है, जो वेरिएबल ग्रुप है, उस पे डिपेंड कर रहा था कि वो शॉर्ट चेन होगा, लॉन्ग चेन होगा, उसमें जो है कौन से ग्रुप ऐड होंगे उसके ऊपर, ठीक है। उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। हम अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। सो दिस इज द अमीनो एसिड 1 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 2, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल कार्बन, दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द हाइड्रोजन ग्रुप एंड दिस इज द R1 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन है, अमीनो ग्रुप सेम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप सेम, COH सेम। तो ये सारे अमीनो एसिड में सेम ही होंगे। डिफरेंट क्या होगा? ये जो R1 एंड R2 है वो डिफरेंट होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे? यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में बदल करके अपना जो है अलग से निकल जाएंगे।
ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे कौन बचा? कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो है आपको यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये कार्बन है, तो इसका ये ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे ये रेड बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन से ऐड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिंगल हाइड्रोजन ही बचा हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आई। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा दिखता है? सी डबल बॉन्ड ओ एन, एंड यहाँ पे आप एच लिख लीजिए और बाकी यहाँ पे, तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो, इसको हम क्या कह रहे हैं? डाई पेप्टाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाई पेप्टाइड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जो है अटैच्ड है। यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी तरह से जो प्रोटीन होता है उसमें सिर्फ दो अमीनो एसिड तो होते नहीं है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे? पॉलीपेप्टाइड्स कह देंगे। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो जितने भी प्रोटीन है वो क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड मोनोमर हुआ एंड प्रोटीन क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज एलेनिन, सिस्टीन। सिस्टीन में जो है सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन एक्सेट्रा। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। तो यहाँ पे जो है 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो होमोपॉलीमर में क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे R इज इक्वल टू एच हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ग्लाइसिन हो जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहने लगते हैं? ग्लाइसिन। तो अगर कोई प्रोटीन सिर्फ ग्लाइसिन ग्लाइसिन से ही मिलकर के बना हुआ है, तो मैं उसको होमोपॉलीमर कहूंगी। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है प्रोटीन के केस में। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोपॉलीमर ही होते हैं, होमोपॉलीमर नहीं होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो प्रोटीन्स क्या है? लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड हैं। तो अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मोनोमर हो जाएंगे। प्रोटीन जो है पॉलीमर हो जाएगा। लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिसके बारे में हमने देखा, और इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। अब प्रोटीन जो है 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, इसीलिए जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ this information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons. ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आप जो है इसमें न्यूट्रिशन लेसन्स में आप कुछ सीखने वाले हैं। और वो क्या सीखने वाले हैं? यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो कुछ अमीनो एसिड जो है एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, किसके लिए? फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। अब वो एसेंशियल होते हैं और इसीलिए उनको क्या, हमारे डाइट में जो है उनको होना ही चाहिए। Hence, dietary proteins are the source of essential amino acid. तो डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक। अब देखो, यहाँ पे अमीनो एसिड में भी दो तरह के अमीनो एसिड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल को जो है हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, प्रोड्यूस इन अ बॉडी। ओके, एंड एसेंशियल को हमको जो है हमारा जो डाइट है, हमारा जो खाना है, उससे हमको क्या करना रहता है? लेना रहता है। जो डाइटरी प्रोटीन्स है और जो डाइटरी अमीनो एसिड्स हैं, उनको हमको अपने फूड के थ्रू, अपने फूड में इंक्लूड करके लेना होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए वो एसेंशियल हो जाते हैं। Okay. While we get essential amino acid through our diet or food, proteins carry out many functions in living organisms. Okay. तो चलो पहले ये जो अमीनो एसिड है उसी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अमीनो एसिड एसेंशियल नॉट मेड बाय बॉडी फ्रॉम डाइट, हमको उसको लेना रहेगा। अमीनो एसिड जो कि नॉन एसेंशियल है, बॉडी कैन मेक, उनको बॉडी जो है बना सकती है। एंड डाइटरी इनटेक ऑप्शनल। अब डाइट में आप जो है उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी में फॉर्म हो ही रही है। अब देखो डिफरेंसेस एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फीचर सिंथेसिस इन बॉडी, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज एंड नॉन एसेंशियल जो है कैन बी सिंथेसाइज।
डाइटरी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो है फूड के थ्रू हमें लेना ही चाहिए, नहीं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो नॉट कंपलसरी इन डाइट, तो कंपलसरी नहीं होता है डाइट में। इंपॉर्टेंस नीड फॉर ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, एंड नॉन एसेंशियल नीड बट ओनली बट बॉडी कैन मेक देम। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड भी नीडेड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी नीडेड है, लेकिन नॉन एसेंशियल बॉडी जो अमीनो एसिड है उसका जो है बॉडी खुद ही देखभाल कर लेते हैं कि हाँ मेरे को ये बनाना है मैं बना लूंगा। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड अगर है ही नहीं तो जो प्रोटीन चाहिए वो कैसे बनाएगा। तो इसीलिए जो अ, हमें जो है प्रोटीन्स जो है खाने चाहिए, ठीक है। और उसमें ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर की बात करें तो हमने यहाँ पे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड देखे यहाँ पे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड की बात की थी, तो उसमें जो 9, ठीक है, तो जो 9 है वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, ठीक है। तो 9 जो अमीनो एसिड है वो एसेंशियल होते हैं, और जो 11 जो अमीनो एसिड है यहाँ पर वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम है यहाँ पे आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ल्यूसीन, फेनिलैलनिन, वेलिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। नॉन एसेंशियल की बात करें एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड टायरोसिन एंड ग्लाइसिन, ये क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल, ये जो है हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे सेमी एसेंशियल भी आता है, जैसे हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन उसका जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। नाउ that is the most important table which you have to write it down and learn it. Okay, type and amino acid names। देखो, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक, ये जो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में ये जो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड को हम एस्पार्टेट भी कहेंगे और ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सिर्फ दोनों अमीनो एसिड है वो दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और बेसिक की बात करें, ठीक है, वो जो पीएच वाला जो एसिड बेसिस बेस है, बेसिक की अगर हम बात करें, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ये जो लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है हमारा जो ये जो डीएनए पैकेजिंग है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो देखने को मिलेगा, कौन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इसको आप जो है याद करके रखें कि ये जो लाइसिन एंड आर्जिनिन है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल की बात करें तो रेस्ट जो 13 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अभी आप कहाँ पे आएंगे, 9.7 में। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि ये जो प्रोटीन्स है वो हेट्रोपॉलीमर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और वो जैसे कि वो धागे में ही अरेंज है इस तरह से अरेंज वो होते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होंगे। जैसे कि इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर ऑफ इनवेरिएबली refers to the molecular formula that is NaCl and MgCl2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमारा इसी तरह से होता है कि हमने NaCl लिख दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। MgCl2 लिख दिया, इसी तरह से हमने CaCO3 लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 लिख दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख दिया। तो ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट always write a two-dimensional view of the molecule while the representing the structure of the molecules, that is benzene and naphthalene, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, 2D में बात करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D में ही होता है। जैसे कि आप बेंजीन की भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो भी इस तरह से, तो वो भी कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपको जो है 2D स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम फिजिसिस्ट की बात करें, कंज्यूर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और फिजिक्स में आपको जो है 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वाई, ठीक है। जबकि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स में, 4 डायमेंशन में आपको देखने को मिलेगा।
जैसे कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपको जो है वहां पे पता होगा पोजिशंस ऑफ दी जो अमीनो एसिड है वो पता होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड सेकंड कौन है, अमीनो एसिड थर्ड कौन है, अमीनो एसिड 50 कौन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पोजीशन जो है पता होगा, तो ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, फिगर 9.3 ए of a protein. A protein is imagined as line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर जो फर्स्ट, तो जो लेफ्ट एंड है वो क्या करता है, फर्स्ट अमीनो एसिड होता है लेफ्ट। ओके, लेट मी राइट इट डाउन हियर। ओके, तो जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड जो है फर्स्ट अमीनो एसिड को जो है रिप्रेजेंट करेगा, और जो क्या है राइट एंड। ठीक है, राइट एंड जो है वो क्या करेगा, सबसे जो लास्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, जो लास्ट अमीनो एसिड है उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोटीन, अगर ये लीनियर फॉर्म ए, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ठीक है, अमीनो एसिड 50, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो अगर आपको इस तरह से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा अमीनो एसिड 1, तो जो लेफ्ट, तो वो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का अमीनो एसिड जो है आपका जो है फर्स्ट हो गया राइट हैंड का, तो आपका आंसर क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड का जो अमीनो एसिड फर्स्ट नंबर को जो अमीनो एसिड है वही क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लेफ्ट एंड राइट जो है चीजें याद रखनी है। नाउ ओके, actually we forgot to study this table, okay, and that is the very very important table. So first let's just complete it and then we'll go there. ओके, सो प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोटीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शन जो है कैरी आउट करते हैं। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सम जो है क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो भी पैथोजन होते हैं उससे लड़ते हैं। कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन्स होते हैं, सम आर एंजाइम्स। ठीक है, एक्सेट्रा, टेबल नंबर 9.5। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, टेबल नंबर 9.5, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम दिया गया है और यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। तो प्रोटीन के नेम में क्या है, कोलाजन है, ट्रिप्सिन है, इंसुलिन है, एंटीबॉडी है, रिसेप्टर है एंड ग्लूटाफोर है। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फंक्शन, तो जो कोलाजन होता है वो क्या करता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस का ये क्या करता है, काम करता है, मतलब कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एंजाइम की तरह काम करेगा, जो कि एंजाइम भी है। इंसुलिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन एंड दिस इज दी हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। जिस, अगर किसी को भी डायबिटीज है और उसका जो है डायबिटीज कम नहीं हो रहा है, शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स ही होते हैं, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, रिसेप्टर की बात करें तो सेंसरी रिसेप्शन, जैसे कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, एंड हार्मोन के लिए जो ये जो रिसेप्टर काम करते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ग्लूट4, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो ग्लूट4 आपको जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लूट4 जो है सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को क्या करेगा, इनेबल करेगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीनेशियस हार्मोन, जो कि प्रोटीन होगा। एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं, रिसेप्टर भी प्रोटीन होते हैं। ओके, तो ये जो टेबल है ये आपको जरूर से याद होने चाहिए। नाउ कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो हम पूरे एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे जो कोलाजन है, विच इज, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो पूरे एनिमल वर्ल्ड में कौन सा प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कोलाजन। ठीक है, एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दिस इज द लॉन्ग नेम। ओके, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, Rubisco is the most abundant protein in the
होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो पूरे अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो वहां पे आपको जो रुबिस्को एंजाइम है, ये जो रुबिस्को है वो क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है होगा, ठीक है, इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम के बारे में हम जो है आगे चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर तक देख लिया था। ओके, सो दिस इज दी फिगर 9.3 वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इसमें हम ए देख सकते हैं, प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है इस तरह से अमीनो एसिड 1 2 और जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। तो और यहाँ पे बहुत सारे जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ the first amino acid is also called as N-terminal amino acid. The last amino acid is called C-terminal amino acid. ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट अमीनो एसिड कहेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे, ठीक है। और जो राइट एंड है, तो राइट एंड को हम लास्ट अमीनो एसिड कहेंगे, और उसी को ही हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे। तो आप जो है यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। क्या मार्क करेंगे, देखो, लेफ्ट लिखिए आप, ठीक है। लेफ्ट के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट अमीनो एसिड लिखेंगे, और उसी को एन टर्मिनल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, राइट एंड लिखेंगे या राइट लिखेंगे, उसमें आप लास्ट लिखेंगे, लास्ट अमीनो एसिड, ठीक। उसके बाद आप इसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड लिखेंगे। अब इससे जो है आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेफ्ट, फर्स्ट, एन टर्मिनल, राइट, लास्ट अमीनो एसिड, जिसको हम सी टर्मिनल भी कहेंगे। नाउ अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix similar to revolving staircase. ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है वो एक रिजिड रॉड की तरह इस तरह से एग्जिस्ट नहीं होता है, वहां पे आपको जो है हेलिक्स, इस तरह से हेलिक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix. तो यहाँ पे some portion of the जो protein thread है वही जो है helix के फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे वो सीढ़ी होता है ना, यहाँ पे स्टेट केस की बात की है, एक जो सीढ़ी होता है जो यहाँ पे इस तरह से उसका जो पोल जो लगा हुआ होता है, फिर वो इस तरह से करके वो क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। वो लोहे का बना हुआ होता है, आयरन का। तो इसी तरह से जो है आप प्रोटीन को मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑफ कोर्स only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. In proteins only right handed helix are observed. ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको राइट हैंडेड हेलिक्स जो है देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो जो अल्फा हेलिक्स है, ये यहाँ पे आप बगल में आप लिख सकते हैं राइट हैंडेड, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स के बगल में आप लिख सकते हैं राइट हैंडेड, ठीक है। Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. ठीक है। तो other regions जो है other form में folded होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, secondary feature, figure 9.3b। तो ये क्या है, सेकेंडरी फीचर, जिसमें आपको अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिलेगा। और ये जो है आपको यहाँ पे ये इस तरह से सीधा दिख रहा है, लेकिन ये आपको इस तरह से जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलेगा। ओके, जैसे कि आप क्या करेंगे, इसी बीटा स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे देखेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको जो है जिगजैग पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा है बीटा प्लेटेड शीट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो एरो क्यों बने हुए हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही जो है क्या करता है, फॉर्म करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। फिर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मिल करके फॉर्म करते हैं क्या, टर्शरी स्ट्रक्चर को। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वही फॉर्म करेगा मिल करके आपस में क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। नाउ in addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure. ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट है, ये आपस में दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं हॉलो वुलन बॉल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉलो वुलन बॉल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके,
दिस गिव अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन, और ये क्या करता है, हमको 3D व्यू जो है प्रोवाइड करता है प्रोटीन का। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। तो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वही जो है एक्टिव साइट बना रहा है किसका, एंजाइम का। ओके, अब यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है, उसमें दो इस तरह से सल्फर जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड में आप साइड में इस तरह से लिख लेंगे, दो सल्फर प्रेजेंट होंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होगा टर्सरी स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी, some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि असेंबली होते हैं more than one polypeptide और subunits के। ठीक है, the manner in which these individuals folded polypeptides or subunits are arranged with respect to the each other, that is linear string of spheres। ठीक है, spheres arrange one upon each other in the form of cubes or plates। तो पहले जो लीनियर जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो लीनियर स्ट्रिंग होते हैं, जो धागे होते हैं, वो तो पहले इस तरह से क्या हो जाएंगे, स्फीयर में क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है वो अब इसी तरह से बहुत सारे जो स्फीयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट। ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के या तो वो क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाएंगे, इस तरह से इकट्ठा होकर के क्यूब बनाएंगे, या तो फिर वो प्लेट लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे। ओके, इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी क्या पढ़ा है, आर्किटेक्चर की किस तरह से वो बनता है। ओके, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। फिगर 9.3 एंड डी आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये लीनियर स्ट्रक्चर था जो कि इस तरह से वुलन बॉल में क्या हुआ, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ। अब ये जो जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि या तो क्यूब फॉर्म में होगा या प्लेट फॉर्म में होगा, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। Now, adult human hemoglobin consists of four subunits. Two of these are identical to each other, hence two subunits of alpha type and two subunits of beta type together constitute the human hemoglobin। Okay, अब यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में किसका एग्जाम्पल दिया गया है, हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन का। ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है, एचबी मॉलिक्यूल होता है, वो कहाँ पे होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसमें आपको 4 हीम ग्रुप देखने को मिलेंगे एंड 2 ग्लोबिन चेन्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो ग्लोबिन चेन्स है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे 4 सब यूनिट्स होते हैं टोटल। ठीक है, कितने सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से दो जो है आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ग्लोबिन चेन में 2 अल्फा चेन्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि आइडेंटिकल चेन्स होंगी दोनों, एंड 2 बीटा चेन्स देखने को मिलेंगी जो कि अगेन आपस में क्या होंगी, आइडेंटिकल ही होंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, नाउ टुगेदर कंस्टिट्यूट दी ह्यूमन हीमोग्लोबिन। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बीटा चेन ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अल्फा एंड अल्फा चेन आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पे ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज द हीम ग्रुप, दैट इज द हीम ग्रुप, और यहाँ पे 4 हीम ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो यहाँ पे ये जो हीम ग्रुप है, इसको अगर आप यहाँ पे निकाल करके देखें तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जो है पोरफायरिन रिंग जो है प्रेजेंट होगा, और पोरफायरिन रिंग के बीच में यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है प्रेजेंट होगा, और आयरन जो है Fe+2 स्टेज में प्रेजेंट होगा। तो जो हीम ग्रुप है वो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो 4 ये जो हीम ग्रुप है, यही जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड करता है, और उसको जो है अक्रॉस दी बॉडी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 4 हीम ग्रुप है, तो वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैरी कर करके लेकर के जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच यू हैव टू रिमेंबर कि ये 4 हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। ग्लोबिन चेन में 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जो कि आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल चेन्स होते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ हियर्स द कंपैरिजन, ओके, ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल्स। प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या होगा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। की बॉन्ड्स एंड फोर्सेस इन्वॉल्व, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा और कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल इंसुलिन अमीनो एसिड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो लोकल फोल्डिंग्स ऑफ द चेन इनटू शेप्स, तो जो भी जो लीनियर सीक्वेंस है वही जो है सेकेंडरी क्या बनाएगा, जो भी लीनियर जो फॉर्म है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप में इस तरह से या तो हेलिक्स हो जा रहा है या फिर जिगजैग पैटर्न में क्या हो रहा है, बीटा प्लेटेड शीट बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है की बॉन्ड क्या होगा, देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लेकिन उसके साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। अल्फा हेलिक्स फॉर एग्जाम्पल केरेटिन प्रोटीन एंड बीटा प्लेटेड शीट्स इज फाइब्रोइन प्रोटीन। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3D फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, तो जो भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3D फोल्डिंग, 3 डायमेंशनल व्यू आपको देखने को मिलेगा। एंड हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करेगा। की बॉन्ड्स की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंजाइम्स एंड मायोग्लोबिन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आकर के एसोसिएट हो जाएंगे, क्यूब या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ओके, बॉन्ड्स की बात करें सेम एज टर्सरी इंटरेक्शन बिटवीन दी सब यूनिट्स, तो जो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो टर्सरी में मिल रहे हैं, सेम बॉन्ड जो है यहाँ पे क्वाटर्नरी में भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो है देखने को मिल रहा है, 4 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, नाउ टर्शरी इज द नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे हमने होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर पढ़ा था, ठीक है। तो मोनोमर टाइप आपको समझ में आया होगा कि होमोपॉलीमर ओनली वन टाइप, हेट्रोपॉलीमर टू और मोर टाइप। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, सिंगल सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं जो कि रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे जो प्रोटीन्स है हमने देखा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। जो डीएनए एंड आरएनए है हमने वहां पर भी देखा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो डीएनए आरएनए भी हेट्रोपॉलीमर हो गया, और इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन भी क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। तो वेरिएबल सीक्वेंसेस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, so that's it for the today's class, guys. Okay, I hope you understand each and every word and line of the NCERT, and thank you so much guys for the watching. आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन लगाइए इस चैप्टर्स के। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।